देखिए, पिछले क्लास में हम लोग तैयारी किए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, कैसे काम करता है, वगैरह वगैरह सब कुछ हम लोग इसके बारे में देख रहे थे। आज बेसिकली हम लोग उसका मेरिट और डिमेरिट को देखना चाहेंगे कि उसका मेरिट क्या है और डिमेरिट क्या है। साइंटिफिक मैनेजमेंट का कुछ ना कुछ मेरिट है और कुछ ना कुछ डिमेरिट है। कोई भी चीज़ का मेरिट और डिमेरिट होता है। कोई भी नई पॉलिसी जब आती है तो मैक्सिमम ये कोशिश किया जाता है कि किसी भी नए पॉलिसी का जो बेनिफिट है वो सारे स्टेक होल्डर को मिले। सारे स्टेक होल्डर का मतलब है कि जो भी उससे संबंधित व्यक्ति है सभी को उसका बेनिफिट मिले। अगर बेनिफिट मिलता है तो ये खुशी की बात है, अगर कोई उससे थोड़ा बहुत वंचित रह जाता है तो ये थोड़ी सी गम की बात है। लेकिन ये बात का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि सारे स्टेक होल्डर को अगर उसका बेनिफिट मिलता है तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल पॉलिसी माना जाएगा। क्योंकि जब पहले ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग काम करते थे, मैनेजमेंट चलाते थे, तो उस ट्रेडिशनल मेथड से काम करने के बाद जब साइंटिफिक मैनेजमेंट में आप डेवलप कर रहे हैं अपने आप को, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट को ये देखना पड़ेगा कि उस मैनेजमेंट को अप्लाई करने से कौन कौन सा स्टेक होल्डर है जो अफेक्टेड होगा, कौन कौन सा स्टेक होल्डर यानी उससे जुड़ा हुआ कौन कौन व्यक्ति है जो उससे प्रभावित होगा। तो जो व्यक्ति उससे प्रभावित होगा उन सारे व्यक्तियों की सूची पहले तैयार करनी चाहिए और उस सूची में देखना चाहिए कि कौन कौन इससे लाभान्वित होगा, किनको किनको प्रॉफिट मिलेगा और सबका विकास हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर सभी का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा तो ये आपके लिए कष्टदायक होगा। मैक्सिमम प्रयास होना चाहिए कि ये सभी के लिए लाभदायक हो और सबको इससे लाभान्वित हो सके। ठीक है, तो इसमें देखिए कि ऑल साइड प्रोग्रेस के लिए कौन कौन बेनिफिटेड इससे होते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको दो भाग में बांटे हैं, तीन भाग में बांटे हैं। पहला है कि एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा है वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से और तीसरा है नेशन के या कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मेरिट को हम लोग तीन भाग में बांटे हैं। पहला है एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा है वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से और तीसरा है कस्टमर या नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीन पॉइंट ऑफ व्यू का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर वन जो है वो एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या साइंटिफिक मैनेजमेंट का बेनिफिट हो सकता है, एम्प्लॉयर को क्या क्या इसका बेनिफिट मिल सकता है। सबसे पहला इसमें एम्प्लॉयर को बेनिफिट बताया गया रिडक्शन इन प्रोडक्शन कॉस्ट। रिडक्शन इन प्रोडक्शन कॉस्ट, उत्पादन की जो लागत है वो कम होना। साइंटिफिक मैनेजमेंट के तहत अगर आप प्रोडक्शन करते हैं तो जो वस्तु का आप उत्पादन कर रहे हैं उसकी उत्पादन लागत कम होगी बजाय ट्रेडिशनल मेथड के। ट्रेडिशनल मेथड में जब आप उत्पादन करते हैं तो उसकी लागत कहीं अधिक होती है क्योंकि वहां पर मशीनरी का प्रयोग कम होता है, शारीरिक प्रयोग अधिक होता है। जब शरीर से आप काम करेंगे तो उतना उत्पादन नहीं कर सकते हैं जितना आप साइंटिफिक मैनेजमेंट में मशीनरी से काम करके उत्पादन कर सकते हैं। तो एम्प्लॉयर को पहला बेनिफिट ये होता है कि रिडक्शन इन प्रोडक्शन कॉस्ट, उत्पादन की जो लागत है वो लागत कम लगती है बजाय ट्रेडिशनल मेथड के। साइंटिफिक मैनेजमेंट से अगर आप उत्पादन करेंगे तो उत्पादन की लागत कम होगी बजाय जो परंपरागत या ट्रेडिशनल मेथड है उससे। दूसरा बेनिफिट क्या है, इंप्रूव इन द क्वालिटी ऑफ आइटम। इंप्रूव इन द क्वालिटी ऑफ आइटम, जिस वस्तु का आप उत्पादन कर रहे हैं उस वस्तु की गुणवत्ता में वृद्धि होगी, उसकी क्वालिटी में वृद्धि होगी। जिस वस्तु का हम उत्पादन कर रहे हैं उस वस्तु का उत्पादन करने से उस वस्तु की गुणवत्ता यानी क्वालिटी में वृद्धि होगी। आप अपने नॉर्मल लाइफ में देखिए कि जिस वस्तु को आप अपने हाथ से बनाते हैं और उस वस्तु को किसी मशीनरी से बनाया जाए तो दोनों में अंतर होता है। मशीन जो क्वालिटी दे सकता है वो उतना अच्छा हाथ नहीं दे सकता है। नॉर्मली किसी भी चीज को देखें, अगर आप घर में ही कपड़े की सिलाई करते हैं तो जब कपड़े की सिलाई, पहले के जमाने में सिलाई मशीन नहीं हुआ करता था, हाथों से लोग जब सिलाई करते थे तो हाथ से की हुई सिलाई और मशीन से सिलाई दोनों के गुणवत्ता में अंतर होता है। वो देखने में एक साइज का लगेगा, एक जैसा धागा दिखेगा, सब कुछ एक जैसा वो होगा, सिस्टमेटिकली होगा। लेकिन हाथ वाले जब आप सिलाई करेंगे कहीं बड़ा बड़ा दिखाई पड़ेगा, कहीं छोटा छोटा दिखाई पड़ेगा, कोई वो नाप जोख के नहीं किया जाता है।
तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में अगर कोई भी उत्पादन का काम किया जाता है और उससे जो वस्तु का उत्पादन होता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी किस्म की होगी बजाय ट्रेडिशनल मेथड में जो उत्पादन की जाती थी उससे। तीसरा है इसमें द एंड ऑफ लेबर कैपिटल कॉन्फ्लिक्ट्स। पहले जो ट्रेडिशनल मेथड था उसमें श्रम और पूंजी के बीच में बहुत अधिक झगड़ा था। श्रम कहा गया वर्कर को और पूंजी कहा गया एम्प्लॉयर को। श्रम और पूंजी, लेबर एंड कैपिटल। तो लेबर यहाँ डिनोट कर रहा है वर्कर को, एम्प्लॉय को, और कैपिटल डिनोट कर रहा है कैपिटलिस्ट यानी पूंजीपति यानी कि एम्प्लॉयर को। तो पहले का जो ट्रेडिशनल था वो कैपिटलिस्ट ट्रेडिशनल था। कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवादी। पूंजीवादी शासन व्यवस्था ऐसी व्यवस्था थी कि जो पूंजी लगाता था वो अपने आप को ओवरऑल समझता था, वो सारी की सारी अपनी बातें ही मनवाता था। जब साइंटिफिक मैनेजमेंट आया तो लेबर और कैपिटल के बीच जो कन्फ्लिक्ट था, जो विवाद था, जो मतभेद था, वो धीरे धीरे समाप्त होता गया। हर कोई का एक हिस्सा है, लेबर का अपना हिस्सा है, एम्प्लॉयर का अपना हिस्सा है, हर कोई अपने अपने हिस्से से अपना अपना काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये जो कन्फ्लिक्ट हुआ लेबर और कैपिटलिस्ट के बीच में, वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में जो मतभेद था वो साइंटिफिक मैनेजमेंट आने के बाद वो मतभेद धीरे धीरे समाप्त हो गया। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ डाइवर्सन ऑफ लेबर। एडवांटेज ऑफ डाइवर्सन ऑफ लेबर, श्रम विभाजन का लाभ। श्रम विभाजन का लाभ बेसिकली इसका फायदा क्या हुआ कि श्रम का विभाजन किया गया यानी डाइवर्स ऑफ लेबर किया गया। डाइवर्स ऑफ लेबर का मतलब है कि जो वर्कर जिस काम के लायक था उसका उसमें डेपुटेशन किया गया। अगर कोई व्यक्ति कंप्यूटर चलाने में एक्सपर्ट है तो उसको कंप्यूटर के काम में एक्सपर्ट के तहत लगाया गया। अगर कोई व्यक्ति पेन एंड पेपर के काम में ज्यादा एक्सपर्ट है तो उसको पेन एंड पेपर के काम में लगाया गया। अगर कोई व्यक्ति फिजिकल वर्क करने में ज्यादा एक्सपर्ट है तो उसको फिजिकल काम में लगाया गया। तो इस तरीके से जो श्रम का विभाजन किया गया यानी श्रमिकों का जो डिस्पर्समेंट ऑफ वर्क किया गया उसका बेनिफिट भी सीधे तौर पर एम्प्लॉयर को ही मिला। नेक्स्ट है गेट मैक्सिमम वर्क ऑफ वर्कर्स। वर्कर से अत्यधिक मात्रा में काम लेने की सुविधा मिली। एम्प्लॉयर को ऐसा महसूस हुआ कि वो वर्कर से अधिक काम ले सकता है। अगर वर्कर दो तीन गुण को, दो तीन स्किल को अगर अपने आप में जान ले, दो तीन स्किल अगर उसके पास आ जाए, दो तीन स्किल उसके पास आ जाए तो वो दो तीन तरह का काम कर सकता है। आप नॉर्मल अपने लाइफ में देखिएगा कि अगर कोई मिस्त्री को बिजली का काम आता है, अगर वही मिस्त्री प्लम्बरिंग का भी काम करता है तो उसके पास दो तीन स्किल हो गए क्योंकि उसने उसकी कोर्स कर ली है, उसकी जानकारी प्राप्त कर ली है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में यही होता है कि अगर वर्कर के पास एक दो अतिरिक्त गुण है जिससे वो प्रोडक्शन में हेल्प कर सकता है तो वो अतिरिक्त गुण का हम लोग एम्प्लॉयर उसमें यूज करता था। यानी एक वर्कर को अगर प्लम्बरिंग का काम आता तो प्लम्बरिंग दे दिया, अगर उसको इलेक्ट्रिशियन का काम आ रहा है तो इलेक्ट्रिशियन का दे दिया, अगर उसको टेलरिंग का काम आ रहा है तो एक दो टेलरिंग का भी काम दे दिया। यानी कि उसके पास जितने भी स्किल है मैक्सिमम स्किल का उसमें प्रयोग किया गया। जितने भी स्किल हो सकते हैं सारे के सारे स्किल का उसमें प्रयोग किया गया। नंबर 6, मिनिमम लेबर आउटले, न्यूनतम श्रम परिव्यय। साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या किया गया कि मैक्सिमम जोर क्या चीज पर दिया गया है, मशीनरी पर ज्यादा जोर दिया गया है, वर्कर पर कम जोर दिया गया है। क्योंकि वर्कर को अगर ज्यादा आप जोर देंगे ना तो उस पर स्ट्रेस की भावना आएगी, उस पर थकान की भावना आएगी। तो वर्कर पर कम जोर दिया गया है, वर्कर पर कम फोकस किया गया है, बजाय फोकस किस पर किया गया है, मशीन पर फोकस किया गया है। तो जब मशीन पर आप फोकस ज्यादा करेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका ज्यादा लगेगा क्योंकि न्यू न्यू टेक्नोलॉजी वाले मशीन लगाने पड़ेंगे, नए नए अपडेटेड टेक्नोलॉजी का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। तो वर्कर पर कम आपका खर्च होगा बजाय मशीनरी पर। यानी कि ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था, उल्टा होता था, वर्कर पर ज्यादा खर्चा होता था और मशीनरी पर कम खर्चा होता था। अब का जो कॉन्सेप्ट है उसमें मशीनरी यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा और वर्कर पर कम खर्चा होगा यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम होगा। डे टू डे का जो खर्चा है वो कम होगा।
लेकिन जो लॉन्ग टर्म खर्चा है, कैपिटल नेचर का जो खर्चा है वो ज्यादा होगा। ये बेनिफिट हुआ साइंटिफिक मैनेजमेंट में कि जो वर्कर के ऊपर जो खर्च हो रहा था वो कम होने लगा और मशीनरी और कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च जो है वो ट्रेडिशनल मेथड से ज्यादा होने लगा। नेक्स्ट लास्ट बेनिफिट है एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से फुल इंस्पेक्शन। फुल इंस्पेक्शन का मतलब है कि एम्प्लॉयर छोटे छोटे तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स का छोटी छोटी इंस्पेक्शन आराम से कर सकता है। इसका एक छोटा सा नॉर्मल आपको हम एग्जांपल दिखाते हैं कि पहले के जमाने में क्या होता था कि किसी भी काम को देखने के लिए एम्प्लॉयर को उस वर्कर के पास जाके खड़ा होकर देखना पड़ता था। वर्कर को भी ऐसा फील होता था कि मेरा एम्प्लॉयर मेरे माथे पर खड़ा है, मेरे काम को देख रहा है। वो थोड़ा झिझकता था अंदर से कि पता नहीं क्या देख रहा है, नहीं देख रहा है, मेरा एम्प्लॉयर मेरे माथे पर चढ़ा हुआ रहता है। एम्प्लॉयर भी इंस्पेक्शन करना चाह रहा है और एम्प्लॉय भी सेटिस्फेक्शन देना चाह रहा है, लेकिन दोनों जब आपस में एक दूसरे के सामने खड़ा हो जा रहा है तो वहां पर क्या हो रहा है कि एम्प्लॉय को थोड़ा अपने आप में गिल्टी महसूस हो रहा है। उसको लग रहा है कि अरे यार ये तो मेरा एम्प्लॉयर मेरे माथे पर खड़ा हो गया, ये तो मुझे काम कम करने दे रहा है, बराबर मेरी बात में बीच बीच में टांग अड़ा रहा है, ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो। अब वो कॉन्सेप्ट देखिए बदल गया। अभी क्या हो गया, इतना टेक्नोलॉजी एडवांस कर गया कि अभी आप सब जगह अगर सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं तो जिस कैमरा का उसको एम्प्लॉयर को यूज करना है, जिस एरिया को उसको देखना है, जिस एरिया को उसको इंस्पेक्शन करना है, जहाँ पर उसको सुपरविजन करके जानकारी प्राप्त करना है, आराम से उस एरिया को फोकस करे, जूम को आउट करे, जैसा भी करे, जिस टाइम का करे, वो सारा रिकॉर्डेड और उसमें वो सारा देख सकता है। तो ये एक बेनिफिट होती है साइंटिफिक मैनेजमेंट की कि छोटी छोटी बातों का भी फुल इंस्पेक्शन हो जाता है। कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो इसके इंस्पेक्शन करने से एम्प्लॉयर छूट जाता है। तो इस तरह से हम टोटल 7 आइटम्स बोल सकते हैं जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के तहत एम्प्लॉयर को बेनिफिट देता है। ये जो 7 बेनिफिट है ये एम्प्लॉयर के लिए बेनिफिट है। हम फिर से उसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं पॉइंट बाय पॉइंट। नंबर 1 में है रिडक्शन इन प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कि उत्पादन की लागत में कमी आना। सेकंड वन है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आइटम, जो वस्तु है उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होना। तीसरा है द एंड ऑफ लेबर कैपिटल कॉन्फ्लिक्ट, श्रम और पूंजी के बीच में जो मतभेद हो रहा था वो धीरे धीरे मतभेद गिरता जा रहा है, वो मतभेद कम होता जा रहा है। चौथा है एडवांटेज ऑफ डाइवर्सन ऑफ लेबर, श्रम विभाजन का फायदा मिलता है साइंटिफिक मैनेजमेंट में। पांचवा है गेट मैक्सिमम वर्क आउट ऑफ वर्कर, वर्कर से यानी कर्मचारियों से अधिक आप काम ले सकते हैं। छठा है मिनिमम लेबर आउटले, न्यूनतम श्रम प्रव्यय, यानी कि कम से कम उस पर आप खर्चा करेंगे, ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा खर्चा किस पर होगा, कैपिटल पर होगा, मशीनरी पर होगा। और लास्ट बेनिफिट है एम्प्लॉयर को फुल इंस्पेक्शन, वो छोटी से छोटी हर चीजों का पूरी तरीके से निरीक्षण कर सकता है। तो ये हम लोग फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉयर देखे। अब सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे एम्प्लॉय के व्यू से, क्योंकि सिर्फ एम्प्लॉयर को अगर बेनिफिट मिलेगा और एम्प्लॉय को बेनिफिट नहीं मिलेगा तो ये फुल सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। पता चलेगा कोई एक स्टेक होल्डर क्या हो गया, उसे अछूता रह गया, एक स्टेक होल्डर को उसकी जानकारी उसे नहीं मिल पाई। तो अभी हम लोग सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट है। साइंटिफिक मैनेजमेंट का अगर हम लोग प्रमोशन करते हैं, उसको अडॉप्ट करते हैं, उसको कंपनी में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन से एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट है। तो पहला बेनिफिट है इंक्रीज इन सैलरी, वेतन में वृद्धि। साइंटिफिक मैनेजमेंट में एक बात बहुत अच्छी बात है, आपके पास जितनी योग्यता है वेतन उतनी अधिक है, आप में योग्यता कम है उतनी वेतन आपको कम मिलेगी। एक बहुत ही हास्यास्पद आप बात सुन सकते हैं और आप रिसर्च करके देख लीजिएगा, सर्च भी कर लीजिएगा, इस पर आप जानकारी कर लीजिएगा। गूगल जो है, जिस पर हम लोग सारा मैक्सिमम टेक्नोलॉजी को अपना यूज कर रहे हैं, गूगल जो मैक्सिमम टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज कर रहे हैं, उस गूगल के जो 14% एम्प्लॉय है, 14% एम्प्लॉय जो है वो नॉन मैट्रिक है, मैट्रिक से कम उनकी योग्यता है। अब आप सोचिए कि गूगल इतना एडवांस टेक्नोलॉजी देने वाला जो बिल्कुल दुनिया को परिवर्तित कर दिया है, इसके 14% एम्प्लॉय क्या है, नॉन मैट्रिक है, बट दे हैव मैक्सिमम एक्सपर्टाइज इन टेक्नोलॉजी, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी के संबंध में बहुत अधिक एक्सपीरियंस है और गूगल अत्यधिक उनको पेमेंट भी दे रहा है।
तो यहाँ पर ये जरूरत बात की है कि आपकी डिग्री कितनी है वो बहुत मायने नहीं रखता है। अगर मेरे पास मास्टर डिग्री है, मेरे पास डीलिट डिग्री है, मेरे पास पीएचडी डिग्री है, मेरे पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, लेकिन अगर मेरे पढ़ाने से स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं है तो कॉलेज अगर मुझे वेतन दे रही है तो शायद कॉलेज मेरे लिए गलत कर रही है। मेरे लिए सही हो सकता है, कॉलेज के लिए वो गलत हो सकता है। अगर मैं प्रिंसिपल हो सकता हूँ अपने कॉलेज का, अगर मैं प्रिंसिपल के लायक अगर कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ तो शायद कॉलेज के लिए ये डिसीजन गलत हो सकता है। तो यहाँ पर ये है कि काम का पूछ है। साइंटिफिक मैनेजमेंट में सीधी सी बात है, आपका एजुकेशन क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, आपका वर्क क्वालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि आपके पास वर्क करने का क्या क्वालिटी है, आप कितना काम कर सकते हैं, आपके पास कितनी योग्यता है। और सैलरी भी उसी हिसाब से निर्धारित किया जा रहा है कंपनियों में। जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं सारे के सारे देखिए पैकेज दे रही है। पैकेज का मतलब क्या हो गया कि एज पर योर वर्क अलॉटमेंट, एज पर योर वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, योर सैलरी में भी इतना रुपया होगा, साल का 25 लाख 50 लाख 60 लाख, ये तय किया जा रहा है। यहाँ पर सरकार के जैसा फिक्स्ड नहीं है कि सरकार आपको 1 लाख रुपया महीना सैलरी दे दिया तो आप बैठ के भी 1 लाख रुपया सैलरी पाओ, काम करके भी 1 लाख रुपया सैलरी पाओ, नहीं भी काम करो तो सैलरी पाओ, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सीधी सी बात है, आपको काम आना चाहिए, आपको सैलरी बहुत मिलेगा। काम नहीं आएगा, सैलरी आपको नहीं मिलेगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट एक ही बात जानता है, वर्क का नॉलेज आपके पास क्या है, आप वर्क कितना कर सकते हैं। आप जितना अधिक वर्क करेंगे, 10 घंटा करेंगे, 10 घंटा के लायक आपको सैलरी मिलेगा। 15 घंटा अगर कैपेसिटी तो 15 घंटा आप करिए, 15 घंटा का आपको सैलरी मिलेगा। आप 2 ही घंटा काम करना चाहते हैं लेकिन 2 ही घंटा में अगर बहुत ज्यादा क्वालिटी ऑफ वर्क है तो बहुत ज्यादा सैलरी मिलेगा। यहाँ घंटा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्क का क्वालिटी क्या है। अगर 2 घंटा कोई रिसर्चर रिसर्च करके बिल्कुल एक नया टेक्नोलॉजी बता देता है तो जरूरी है कि उसको 15 घंटा काम करने वाले से कम सैलरी मिलेगा, उसको वो 15 घंटा से ज्यादा मिलेगा सैलरी। लेकिन वर्क का क्वालिटी बचा हुआ है। तो वर्कर को यहाँ पर एम्प्लॉय को ये बेनिफिट है साइंटिफिक मैनेजमेंट होने से कि उनके सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, उनकी जो सैलरी है वो बढ़ जाती है। सेकंड बेनिफिट है हेल्दी एंड पीसफुल एनवायरनमेंट। पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट जब नहीं था तो वर्क कल्चर जो होता था वो हेल्दी नहीं होता था, पीसफुल नहीं होता था। हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ वातावरण। स्वस्थ वातावरण होना जरूरी है एक काम करने के पहले। अगर आप जिस जगह काम कर रहे हैं वहाँ पानी पीने की सुविधा नहीं है, आप जिस जगह काम कर रहे हैं वहाँ पर यूरिनल टॉयलेट बाथरूम वगैरह की सुविधा नहीं है, वॉशरूम की सुविधा नहीं है, अगर आप जिस जगह काम कर रहे हैं वहाँ पर अत्यधिक गर्मी है, बचने के लिए पंखे की सुविधा नहीं है, अगर जिस जगह आप अत्यधिक काम कर रहे हैं वहाँ पर बीच में रिफ्रेशमेंट और लंच के लिए कोई कैंटीन की व्यवस्था नहीं है, तो वो हेल्दी हाइजेनिक एरिया नहीं हो सकता, वो पीसफुल नहीं हो सकता है। पीसफुल होना जरूरी है, शांति होना जरूरी है। जब तक दिमाग शांत नहीं होगा तब तक आप कोई भी काम को नहीं पूरा कर सकते। दिमाग का शांत होना जरूरी है। अगर दिमाग शांत नहीं होगा काम भी नहीं हो पाएगा। अगर दिमाग शांत होगा, कहते हैं ना कि आपका अगर शरीर स्वस्थ है तो काम भी आपका स्वस्थ होगा। साउंड हेल्थ होना जरूरी है साउंड वर्क के लिए। तो ये दूसरा बेनिफिट है कि हेल्दी एंड पीसफुल एनवायरनमेंट मिलता है साइंटिफिक मैनेजमेंट में। तीसरा बेनिफिट है इंक्रीज इन एफिशिएंसी। अपनी योग्यता को बढ़ाने में, कार्य क्षमता को बढ़ाने में साइंटिफिक मैनेजमेंट बहुत पावरफुल है। अगर आपको लगता है कि आपका कलीग जो आपके साथ काम कर रहा है वो भी 10 घंटा कर रहा था, हम भी 10 घंटा कर रहे थे, मुझे भी 50,000 सैलरी मिल रहा था, उसे भी 50,000 सैलरी मिल रहा है, लेकिन जो मेरा कलीग एक और स्किल को सीख गया, एक नया जानकारी उसके पास आ गई, एक नया टेक्नोलॉजी को वो जान गया, एक नया स्किल उसके पास आ गया, तो वो 5 घंटा अतिरिक्त काम कर रहा है। अब जब वो 5 घंटा अतिरिक्त काम कर रहा है, एक्स्ट्रा काम कर रहा है, तो 5 घंटा का उसको एक्स्ट्रा सैलरी मिल रहा है। तो आप भी ये प्रयास कीजिएगा कि हम भी कोई एक नया टेक्नोलॉजी सीखें, नया स्किल सीखें। तो ये नया स्किल जैसे ही हम सीखेंगे वैसा ही हमारे पास भी नया टेक्नोलॉजी आ जाएगा, नई जानकारियां आ जाएंगी। तो आपको भी काम कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। और ज्यादा बेसिक फोकस किस पर किया जाता है, मशीन पर किया जाता है। वर्कर के फिजिकल फोकस पर बहुत कम प्रेशर दिया जाता है। वर्कर अगर ज्यादा फिजिकल फोकस करेगा तो वो थक जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर वर्कर का एफिशिएंसी जो है वो काम के प्रति बढ़ता जाता है। थर्ड बेनिफिट हुआ वर्कर के लिए। फोर्थ बेनिफिट है सेव ऑफ टाइम, समय की बचत। साइंटिफिक मैनेजमेंट बिल्कुल समय की बचत करता है।
क्योंकि यहाँ पर जो भी काम किए जाते हैं सब साइंटिफिक प्रोसेस से किए जाते हैं, और जब साइंटिफिक प्रोसेस से किए जाएंगे तो काम करने में कम समय लगेगा और इसका रिजल्ट क्या होगा, प्रोडक्शन अधिक मात्रा में होगा। काम करने में कम समय लगेगा और प्रोडक्शन अधिक मात्रा में होगा, ये इसका डायरेक्ट बेनिफिट होगा। और इस डायरेक्ट बेनिफिट का फायदा किसको मिलेगा कि एम्प्लॉय जो है वो कम थकान महसूस करेगा, कम उबा हुआ महसूस करेगा और उसके समय भी बचेगी। बचे हुए समय को या तो वो अपने जीवन में प्रयोग कर सकता है, यानी वो घर जा सकता है अगर समय बच गया है तो, या फिर वर्कर के पास समय है और उसकी एफिशिएंसी है, उसका कैलिबर है, तो वो एक्स्ट्रा काम कर सकता है, तो एम्प्लॉयर उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी देगा। तो ये सेव ऑफ टाइम का तरीका है। नेक्स्ट है हाई लाइफ स्टैंडर्ड। पहले आप अनुमान कीजिए कि जब सैलरी 10-20 हजार रुपया मिलता था तो लाइफ स्टैंडर्ड आपका कितना ऊंचा हो सकता है। जब सैलरी लाखों में चला गया, जब आपका सैलरी लाखों में चला गया तो लाइफ स्टैंडर्ड तो और बढ़ेगा। और जब आप देखते हैं कि अभी पैकेजिंग जो हो रहा है वो 40 लाख 50 लाख रुपए का पैकेज हो जा रहा है एनुअल, यानी कि अगर महीने का आप कैलकुलेट करें तो 2 लाख से 2.5 लाख रुपया, तो निश्चित है कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो बढ़ता जाएगा, लाइफ की जो गुणवत्ता है वो बढ़ती जाएगी। और जितना जो व्यक्ति संतुष्ट होता है उसका लाइफ उतना लंबा होता है। जो व्यक्ति जितना असंतुष्ट होता है, जितना डिससेटिस्फेक्शन में जीता है, हमेशा वो संकोची किस्म का रहता है, उसका लाइफ उतना कमजोर होता है। इसलिए हंसते खेलते रहना बहुत जरूरी है। मतलब ये नहीं कि खाली हंसते ही रहना और खाली खेलते ही रहना, हम ये भी करें, लेकिन अपने लाइफ में पीसफुल एंजॉयमेंट के लिए लाइफ स्टैंडर्ड को ऊंचा करना जरूरी है। और ये किसके चलते हो सकता है, ये ड्यू टू साइंटिफिक मैनेजमेंट के चलते ही हाई लाइफ स्टैंडर्ड आपको मिल सकता है। तो जब आप मेहनत करेंगे तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी तो आप क्वालिटी प्रोडक्शन दे पाएंगे, और क्वालिटी प्रोडक्शन के साथ में आपके पास क्वालिटी सैलरी भी आएगी। जब क्वालिटी सैलरी आएगी तो आप अपने फूडिंग पर, अपने लॉजिंग पर, अपने क्लॉथिंग पर, अपने बच्चों के एजुकेशन पर वो अच्छी से अच्छी आप रकम खर्च कर पाएंगे। और जब आपके बच्चे पर आप अपने अच्छी से अच्छी रकम खर्च कर पाएंगे तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि आपके बच्चे भी आपको रिटर्न में शायद आपको एक अच्छा बुढ़ापा दे पाएंगे। आपका जो बुढ़ापा होगा वह स्वस्थ और खुशहाल बुढ़ापा हो पाएगा। तो ये है हाई स्टैंडर्ड लाइफ जीने का तरीका ड्यू टू साइंटिफिक मैनेजमेंट। नंबर 6 इज जुडिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। जो वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वो बिल्कुल जुडिशियल तरीके से किया जाता है, यानी कि जो कार्य है वो युक्तिपूर्ण तरीके से वितरण किया जाता है। जिसको जो काम आता है उसके अनुसार से ही एडवर्टीजमेंट निकलता है। उसमें लिखा रहता है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए, टेक्निकल क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए, स्किल आपके पास ये होना चाहिए, ये सारा चीज इसमें लिखा हुआ रहता है। उसी के अकॉर्डिंगली आपको काम का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। अगर नौकरी निकलेगा चपरासी का तो आपको कंप्यूटर चलाने के लिए तो नहीं कहा जाएगा, या अगर कोई कंप्यूटर चलाने के लिए नियुक्त हुआ है तो उसको चपरासी की नौकरी करने के लिए तो नहीं कहा जाएगा। अगर कोई दीवान, अगर कोई दरबान का नौकरी करता है, बाहर में गार्ड का नौकरी करता है, तो वैसे स्थिति में वो गार्ड का नौकरी करेगा। मतलब वहां पर जो काम है वो युक्तिपूर्ण तरीके से बांटा जाता है, जुडिशियरी की तरह बांटा जाता है। जिसको जो चीज आता है उसी को वो काम बांटा जाता है। ऐसा नहीं कि मैंने अनाप सब तरीके से कि आपको ये नहीं आता फिर भी आपको ये दे दिया गया है, ये ऐसा नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है नंबर 7, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की फैसिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। साइंटिफिक मैनेजमेंट में कोई भी व्यक्ति कोई भी काम जल्दी से सीख कर नहीं आता है। काम पर लगने से पहले उसका ट्रेनिंग होना जरूरी है, उसको टेक्नोलॉजी जानना जरूरी है, उसका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होना जरूरी है। अभी आप देखिए कि दो तरीके का पढ़ाई जो है वो बहुत तेजी से आज के जमाने में बढ़ रहा है। एक है डेटा साइंस का और दूसरा है मशीन लर्निंग का। डेटा साइंस और मशीन लर्निंग, आप ये पढ़ाई के बारे में गूगल में सर्च कीजिएगा। आज के युवाओं की सबसे अधिक अगर डिमांड है तो वो डेटा साइंस और मशीन लर्निंग की है, डीआई और एमएल। अभी उसकी जो पढ़ाई की जो कॉस्टिंग है वो अगर छोटे से छोटे भी इंस्टीट्यूशन में अगर आप जाएं तो कोई भी छोटा सा इंस्टीट्यूशन 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीने से कम में नहीं काम कर रहा है। छोटा से छोटा, क्योंकि इसके एक्सपर्ट क्या है, कम है, इसकी पढ़ाइयाँ क्या है, कम है, और इसकी मांग क्या है, अधिक है। लोग स्टूडेंट अपना रोजगार इसके इसके अंदर तलाश रहे हैं। डेटा साइंस में लोग अपनी रोजगार को खोज रहे हैं, तलाश रहे हैं।
मशीन लर्निंग में लोग अपने रोजगार को तलाश रहे हैं। तो डेटा साइंस और मशीन लर्निंग का जो ये पढ़ाई है, ये क्या है, एक तरह से आपको टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टाइज दे रहा है। मशीन बहुत तरह का होता है, लेकिन उसके बारे में लर्निंग करना बहुत जरूरी है। अगर आप लर्न नहीं किए हुए रहेंगे तो आप कैसे काम करेंगे। जस्ट लाइक आप समझ लीजिए कि अगर आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं, तो आप डॉक्टर हैं तो आपको आदमी का ऑपरेशन करने का भी नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ फिजिकल दवाइयाँ देने से काम नहीं चलेगी, कभी जरूरत पड़ी है कि उसके शरीर के किसी पार्ट का ऑपरेशन करना, तो वो भी आपको सीखना जरूरी पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से अगर कोई वर्कर किसी फैक्ट्री में जाकर मशीन को ऑपरेट करने नहीं जानता है, मशीन पर काम करना नहीं जानता है, तो वैसी स्थिति में वो वर्कर का कोई यूज नहीं रह पाएगा। तो यहाँ पर ये जरूरी है कि वो वर्कर को ऑपरेट करना आना चाहिए। वो वर्कर अगर ऑपरेट करना नहीं जानेगा तो ठीक है, जितना वो थ्योरेटिकल पढ़ के आया, आईटीआई में पढ़ा, जितना आईआईटी में पढ़ा, वो सब ठीक है, लेकिन यहाँ पर फैक्ट्री में आते साथ उसको ट्रेनिंग भी साइंटिफिक मैनेजमेंट के तहत दिलाया जाता है, उसका वर्कशॉप कराया जाता है। वर्कशॉप का मतलब है कि वो चीजें उसको बताई जाती है जो मैक्सिमम एक्सपर्टाइज मैन होता है, जिसके पास सबसे अधिक नॉलेज होता है, उसी को रिसोर्स पर्सन बनाया जाता है, क्योंकि उसके पास मैक्सिमम एक्सपर्टाइज है, वो बहुत अधिक जानता है। और जो मैक्सिमम एक्सपर्टाइज मैन होता है, वो मिनिमम जानकार व्यक्ति को अपना नॉलेज शेयर करता है, उसको बताता है कि ये मशीन का ऐसे प्रयोग होगा, ये डेटा का ऐसे प्रयोग होगा, ये कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर ऐसे बनता है, ये हार्डवेयर का ऐसे यहाँ पर नेटवर्किंग लगता है वगैरह वगैरह, वो उसको बताता है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का एम्प्लॉय को ये बेनिफिट है कि जो चीज वो नहीं जान रहा था, वो अपने वर्कशॉप में, अपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में वो चीज को सीख भी सकता है। और लास्ट जो है एम्प्लॉय के दृष्टिकोण से, वो है उसका मेंटल रिवॉल्यूशन, मानसिक क्रांति। मेंटल रिवॉल्यूशन, मानसिक क्रांति क्या है। हम आपको बताएं कि जब ट्रेडिशनल मेथड में काम किया जाता था, तो उस मेथड में क्या होता था कि ट्रेडिशनल मेथड में जो एम्प्लॉयर होता था, जो पूंजीपति होता था, वो ऑल इन ऑल होता था। और एम्प्लॉय जो होता था वो शासक होता था, शोषित होता था, शासक नहीं होता था, वो शोषित होता था। उसको ये महसूस होता था कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो तो बस मुझे अंत में एम्प्लॉयर को खुश करने के लिए करना है। अब क्या हो गया कि मेंटल रिवोल्यूशन आ गया। अब लगता है कि हर व्यक्ति का अपना पार्ट ऑफ वर्क है। एम्प्लॉयर का अगर पार्ट ऑफ वर्क है, तो एम्प्लॉय का भी पार्ट ऑफ वर्क है। जितना काम एम्प्लॉयर को अलॉट किया गया है, उतना ही कुछ काम एम्प्लॉय को भी अलॉट किया गया है। तो वहां पर मेंटल स्ट्रेस नहीं होता है। वो तय होता है कि मुझे आज फैक्ट्री में जाना है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये प्रोडक्शन देना है वगैरह वगैरह, वो प्री डिफाइंड होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है कि पहले से जो आप विचलित दिमाग वाले व्यक्ति होते थे साइंटिफिक मैनेजमेंट लगने से पहले, अब वो विचलित दिमाग नहीं है। अभी बिल्कुल मेंटल स्ट्रेस कम हो गया है, पीसफुल मेंटल एनवायरनमेंट है, और उसके तहत आप काम कर रहे हैं। तो ये कुछ बेनिफिट हुआ फ्रॉम द वर्कर पॉइंट ऑफ व्यू। फिर से हम उसको एक एक करके बता देते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे पहला वर्कर को बेनिफिट है इंक्रीज इन सैलरी। सेकंड है हेल्दी एंड पीसफुल एनवायरनमेंट। थर्ड वन इज इंक्रीज इन एफिशिएंसी। फोर्थ इज सेव ऑफ टाइम, समय की बचत। फाइव इज हाई लाइफ स्टैंडर्ड, उनके जीवन का जो स्तर है वो ऊंचा होता है। सिक्स इज है जुडिशियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, वर्क का जो बंटवारा किया जाता है वो युक्तिपूर्ण तरीके से किया जाता है। सेवन है फैसिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, आपको इंडस्ट्री में ट्रेनिंग दी जाती है कि आप कोई भी काम कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा काम करने का, एक वर्कशॉप कराया जाता है। और लास्ट बेनिफिट है वर्कर का मेंटल रिवोल्यूशन, मानसिक क्रांति, यानी कि उसका जो दिमाग है वो बिल्कुल स्वस्थ तरीके से, शांतपूर्ण तरीके से काम करना पसंद करेगा। ये हो गया सेकंड पॉइंट वर्कर का। अब थर्ड एंड लास्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं कि फ्रॉम कस्टमर, सोसाइटी और नेशन। कस्टमर को क्या बेनिफिट है, समाज को क्या बेनिफिट है, और देश को क्या बेनिफिट है। क्योंकि सारे स्टेक होल्डर की हमने बात की है, आपको ये बताया कि जो भी स्टेक होल्डर इसमें जुड़े हुए हैं सबको बेनिफिट होना चाहिए। अगर सबको बेनिफिट नहीं होगा तो फिर वैसी स्थिति में साइंटिफिक मैनेजमेंट लगाने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू और नेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि इनको क्या क्या बेनिफिट होता है इन चारों तीनों से। सबसे पहले नेशन को क्या बेनिफिट होता है, इंक्रीज इन इनकम ऑफ नेशन, राष्ट्र की आय में वृद्धि। जो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट लगता गया, जो राष्ट्र है, जो देश है, उसकी आय में वृद्धि होती गई। क्योंकि आपने देखा है कि वर्कर का सैलरी बढ़ा है। अगर वर्कर का सैलरी बढ़ा है, जो 1000 में था वो अगर लाख में हो गया, तो इसी तरह से जितने वर्कर का सैलरी बढ़ेगा
उतना ही उस देश की भी आमदनी बढ़ेगी और देश का जो जीडीपी है वो जीडीपी भी बढ़ जाएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, सकल घरेलू उत्पाद उस देश का बढ़ेगा। किसी भी देश में विकासशील अवस्था है, डेवलपिंग स्टेज है या डेवलप स्टेज है या अंडर डेवलप स्टेज है, इसका कैलकुलेशन किया जाता है जीडीपी से भी। तो अगर हर व्यक्ति की आमदनी में वृद्धि होगी तो निश्चित तौर पर वो आमदनी तो पूरे देश की आमदनी को इफेक्ट करेगा, तो वो देश का भी इनकम बढ़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। तो हमारा इंडिया जो डेवलपिंग कंट्री के स्टेज में है, अगर हर व्यक्ति के सैलरी में वृद्धि होता जाए तो देश की भी सैलरी में मतलब इनकम में वृद्धि होगी, और जब देश के इनकम में वृद्धि होगी तो देश का जीडीपी बढ़ेगा, और जब देश का जीडीपी बढ़ेगा तो इसका बेनिफिट क्या होगा, जो हम लोग का देश है जो डेवलपिंग स्टेज में है वो डेवलप स्टेज की ओर बढ़ना शुरू कर जाएगा। एकाएक तो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ उसके लिए सबको मेहनत करना पड़ेगा। तो ये नेशन का पहला फायदा है। दूसरा फायदा है प्रॉफिट ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर को भी फायदा है। साइंटिफिक मैनेजमेंट लगने से कंज्यूमर को क्या फायदा है? कंज्यूमर को फायदा है कि जो भी वस्तु उसे मिलती है वो टेस्टेड होती है, क्वालिफाइड होती है, ड्यूरेबल यानी टिकाऊ होती है, चीप यानी कि सस्ता पड़ता है, और अट्रैक्टिव होता है। यानी कि जितने भी फायदे कस्टमर को चाहिए वो कस्टमर को फायदा साइंटिफिक मैनेजमेंट से मिल जाता है। जो वस्तु होगी वो सस्ती होगी, जो ट्रेडिशनल मेथड में बनी होगी वो वस्तु टिकाऊ होगी, वस्तु अच्छी होगी, परमापित होगी, टेस्टेड होगी, क्वालिफाइड होगी, वो सारा चीज इसमें होगा। तो ये कस्टमर के लिए बेनिफिट है। थर्ड बेनिफिट है फुल इंडस्ट्रियल पीस, पूर्ण औद्योगिक शांति। पहले आपको बताया कि जब लेबर और कैपिटल में जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो मतभेद था, वो कॉन्फ्लिक्ट अगर हटा दिया जाए तो निश्चित है कि श्रम भी अपने स्तर पर शांत रहेगा और पूंजी भी अपने स्तर पर शांत रहेगा, यानी एम्प्लॉय भी शांति में जिएगा और एम्प्लॉयर भी शांति में जिएगा। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि लेबर और कैपिटल के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट था वो कॉन्फ्लिक्ट हट जाएगा और इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल शांत वातावरण में काम करेगा। लास्ट बेनिफिट है डेवलपमेंट इन सोशल स्टेटस, समाज के स्तर में, सामाजिक स्तर में वृद्धि होना। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे उस उत्पादन को उपभोग करने के लिए उपभोक्ता भी बढ़ते हैं। कंज्यूमर बढ़ेगा तभी तो उस उत्पादन का प्रयोग होगा। कंज्यूमर जब बढ़ेगा नहीं तो उस उत्पादन का प्रयोग कौन करेगा? तो यहाँ पर कहा गया है कि सोशल स्टेटस बढ़ता है, इंडस्ट्री बढ़ेगा, लोगों को अधिक रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को अधिक वेतन मिलेगा, लोगों को वेतन मिलेगा, उनका लाइफ स्टैंडर्ड ऊंचा होगा, लाइफ स्टैंडर्ड ऊंचा होगा, वो सरकार को इनकम टैक्स देने में बेनिफिटेड होंगे। आमदनी कम रहेगी, सरकार को इनकम टैक्स कम मिलेगा। जब सरकार को इनकम टैक्स कम मिलेगा तो सरकार वेलफेयर का भी काम उतना ही कम कर पाएगा। लेकिन जो जो इनकम टैक्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सरकार का बेनिफिट यानी सरकार को मिलने वाला इनकम टैक्स जो है वो भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो लास्ट बट नॉट लिस्ट वी कैन से दैट इन द वर्ड्स ऑफ थॉमसन, थॉमसन ने ये कहा था कि जब साइंटिफिक मैनेजमेंट आया, इस साइंटिफिक मैनेजमेंट के आने से जितने भी घाटे पर चलने वाले कारखाने थे वो सब लाभ पर बदल गए, और जो कम लाभ वाले कारखाना थे वो अधिक लाभ वाले कारखाने में बदल गए, और इससे सोसाइटी को बहुत अधिक बेनिफिट मिला है। और सोसाइटी को मिलने वाला बेनिफिट कई स्टेक होल्डर को प्रभावित करता है, कई स्टेक होल्डर को बेनिफिट देता है, चाहे वो एम्प्लॉय को बेनिफिट दे, चाहे वो एम्प्लॉयर को बेनिफिट दे, चाहे वो दुकानदार को बेनिफिट दे, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को बेनिफिट दे, क्योंकि आपका जो जो आमदनी बढ़ेगा तो सरकार का भी टैक्स ज्यादा मिलेगा और सरकार वेलफेयर आइटम पर अधिक से अधिक खर्च कर पाएगी, और जिसका डायरेक्टली बेनिफिट हम और आप जैसे ही कस्टमर उठाएंगे। तो ये टोटल बात हो गई कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की बेनिफिट की। ठीक है,